सबसे पहला चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बहुत बेसिक चैप्टर है, मतलब इजी है, ये 4-6 मार्क का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसे स्टार्ट है तो थोड़ा सा उसको समझना जरूरी है। ठीक है, चलो। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्या लिखा है? Audit is independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है। अब एग्जाम्पल ले ले कि तूने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तुझे थोड़ा आइडिया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंस मतलब क्या? नहीं, एग्जामिनेशन ही चेक करना। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो सकता है? देख, तू किसी कंपनी में जाता है, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, स्टॉक मार्केट पे शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, तो तू क्या देख के उसके शेयर्स खरीदता है? उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रॉफिट, या आगे फ्यूचर में वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेने वाला है, ठीक है। तो तुझे शायद पता है कि नहीं, जैसे एबीसी रिलायंस को ले लेते हैं, ठीक है, रिलायंस के तू रिलायंस का तू शेयर होल्डर है या तुझे शेयर होल्डर बनना है, ठीक है, तो उसका क्या देखेगा? प्रॉफिट, है ना, उसका परफॉर्मेंस, और ये प्रॉफिट परफॉर्मेंस से कहाँ से देखेगा? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? उनके सीएस नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी सीए नहीं बनाता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट, कंपनी खुद बनाती है, ठीक है। फिर वो किसी के थ्रू बनाती है, दैट इज नॉट द केस, बट पूरा किसका डिसीजन, वहाँ पे जो जजमेंट्स होते हैं, सब अमाउंट कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट ने क्या किया कि जो भी फाइनेंशियल स्टेट, अभी ये शेयर होल्डर बोलेंगे कि यार बनाया तुमने, तुम हमको दे रहे हो, मतलब क्या बना, हम कैसे विश्वास कर ले? तुम तो अपनी कंपनी का सब बड़ा चढ़ा के ही बताओगे कि सब अच्छा है, ताकि हम तुम्हें पैसे इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। तो हमको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमको ये चेक करके दे कि ये सही है कि नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया? मैनेजमेंट ने बोला ठीक है, मैनेजमेंट ने एक सीए अपॉइंट किया, ठीक है, और उसने ग्रीन शीट दे दी कि सब कुछ करेक्ट है, बट शेयर होल्डर ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि ये जो सीए था वो मैनेजमेंट के किसी भी एक बंदे का भाई था, रिलेटिव था, तो रिलेटिव वो क्या बोलेंगे कि यार रिलेटिव थे तो अपना अपना जो भी है फ्रॉड छुपा लोगे, तुम हमको थोड़ी ना सच बताओगे, ठीक है। अब वो और एक सीए के पास गया, बोले ठीक है ये नहीं चलता, चलेगा, और एक के पास गया, और एक सीए ने भी ग्रीन शीट दे दी। अब उसके लिए भी शेयर होल्डर मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसका मैनेजमेंट ने उसको लोन दिया, है ना, तो मैनेजमेंट कभी भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि तू ये फ्रॉड छुपा ले और मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगी, तो वो उसके दबाव में आ सकता है ना। इसीलिए शेयर होल्डर बोले हमको ये भी नहीं मिला। तो ये और एक तीसरा बंदा जो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, जिसका कोई इन्फ्लुएंस या प्रेशर मैनेजमेंट उसको दे ही नहीं सकती, ना कोई लोन है, ना कोई रिलेटिव है, कुछ भी नहीं, वो पूरा इंडिपेंडेंटली सोच के जो भी सही है तो सही, गलत है तो गलत, अनबायस्ड जब डिसीजन दे सकता है, तो उसी के ही भरोसे शेयर होल्डर वो बैलेंस शीट को ओके मानता है, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो इसको क्या बोलते हैं? अनबायस्ड, अनबायस्ड होना, जिसकी वजह से कोई भी इन्फ्लुएंस और प्रेशर मैनेजमेंट का नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर, सिंपल। क्या बोला इसने? और ये साइन वाला है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो ऑडिट सीखते हैं जनरली हम, जिसमें हम साइन करते हैं, मतलब क्या, क्योंकि जो ऑडिट होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, स्टॉक ऑडिट भी होता है जिसमें सिर्फ इन्वेंट्री चेक होती है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट भी होता है, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसलिए हम लोग ये स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें साइन करने की जरूरत होती है।
इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब समझ गया? इंडिपेंडेंट मतलब क्या? ऊपर साइड में लिखना है तो लिख लो, नो इन्फ्लुएंस एंड नो प्रेशर. देन अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोला. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जिस भी केस में पैसा इन्वॉल्व है वो सब कुछ ऑडिटर या जो भी सीए वो चेक करता है. और हाँ ऑफ कोर्स वो तो क्योंकि पैसे से ही पूरा रिलेटेड है. ठीक है, फिर वो अफेक्ट कर रहा हो नहीं कर, जनरली तो सारी चीजें जो भी पैसे से रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अफेक्ट करती ही है. ठीक है, तो उस केस में जो भी पैसे से रिलेटेड मैटर है वो सीए चेक करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? एनी एंटिटी. एनी एंटिटी मतलब कोई भी, ऐसा नहीं से प्रॉफिट कमा रही है या छोटी है बड़ी है, कोई भी एलएलपी हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, किसी भी फर्म का ऑडिट हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है. यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ओरिएंटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म. लीगल फॉर्म क्या मतलब क्या है? पार्टनरशिप या एलएलपी या फिर प्रोप्राइटरी, कोई भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट अब सिर्फ एग्जामिनेशन करके छोड़ देते हैं क्या अपन कि बस एग्जाम हो गया, मैंने सब चेक कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ घर, अब मेरा कोई काम नहीं है. ठीक है, ये सारा तामझाम क्यों कर रहा है? सबसे मेन है ना, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि भाई तुमने जो चेक किया वो बताओ तो सही है गलत है, क्या है रिजल्ट, क्या है उसका. ठीक है, क्या इस कंपनी पे विश्वास किया जा सकता है या ये जो भी डेटा दिखा रहा है ये सही है. ठीक है, इसके ऊपर ये कोई इन्फ्लेटेड क्या बोलते हैं उसको, विंडो ड्रेसिंग, कि मतलब सब ऊपर ऊपर बता दिया, जैसे नहीं क्या शॉप में होता है, बाहर के ड्रेसेस सारे अच्छे होते हैं, अंदर सारा गोबर निकलता है. ठीक है, बड़ा चढ़ा के बताना, तो ये बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है या नहीं. ठीक है, सो मेन इज ओपिनियन फॉर्म करना, इसीलिए ये सारा होता है. बट एग्जामिनेशन शुड बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो इसके ऊपर तुम्हें केस लॉज आते हैं कि वो उसने क्या बोलते हैं उसको, जो भी सीए है वो उसका भाई है या उसका फ्रेंड है. ठीक है, और उसने ये एग्जामिनेशन किया है तो एज पर क्या बोलते हैं, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये सही है कि नहीं, तो उस केस में इंडिपेंडेंस आता है. ठीक है, ऐसे 200 इंडिपेंडेंस पे है तुम्हारा. ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा इंडिपेंडेंस, ये तुम्हें डेफिनेशन वहाँ पे कोट करनी पड़ती कि ऑडिट का मतलब ही इंडिपेंडेंटली चेक करना. तुम किसी भी एग्जामिनेशन को ऑडिट नहीं बोल सकते. ठीक है, इतना समझा? कोई क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्या है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? रूल्स, है ना, जो भी तुम अभी अकाउंट्स में भी पढ़ते हो तो उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है. ठीक है, एईएस और एसईएस. बट ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए होंगे, क्या रीजन होगा? करेक्ट, करेक्ट, एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए. तो वो सेम, जब अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या बनाए हुए हैं? एएस. उसी तरह ऑडिट में भी यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एक ही तरह का ऑडिट होगा तभी तो कंपेरेबिलिटी आएगी ना. ठीक है, तो उस केस में इसके ऑडिट में क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसमें क्या क्या सिखाया जाता है कि किस तरह से तुमको इवन स्टार्ट भी कैसे करना है. मतलब कि उसमें क्या रूल्स होते हैं कि अगर ऑलरेडी जैसे एक कंपनी को ऑलरेडी कोई ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो तुम जाके धमक नहीं सकते कि मैनेजमेंट ने बोला हाँ तुम ऑडिट करोगे तुम चालू कर दोगे, नहीं. तो तुम्हें पुराने वाले से पूछना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी उससे कि भाई मैं चालू कर सकता हूँ क्या. तो ये अपने मन से कर रहा है कि कोई लेगा कोई नहीं लेगा, हमको नहीं लेना बोले. बट ये स्टैंडर्ड्स में लिखा है कि ये कंपल्सरीली तुमको पहले वाले को पूछना है कि मैं जाऊँ क्या आगे, ये सही है क्या बनता है, उससे एनओसी लेनी, ताकि उसका, क्योंकि ये क्यों जरूरी है, ये जो भी ऑडिटर है उसके भी सेफ गार्ड के लिए. हो सकता है मैनेजमेंट ने उससे पैसे नहीं दिए, वो बोल रहा मैं पैसे मांग रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं दे रहे, फिर हो सकता है तुम भी ऑडिट करो तुम्हें भी पैसे ना, वो चेंज कर रहा है, पैसे मांग रहा हो तो चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, पहले पहले वाले को पूछना पड़ता है फिर आगे बढ़ना पड़ता है. ये हर केस में तुम्हें करना है. तो ये हर केस में क्यों करना है? क्योंकि स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म रूल्स वहां पे बनाया हुआ है. ठीक है, चलो क्या लिखा है?
The purpose of issue of these standards is to establish high quality standards and guidance in areas of financial statement audits and other types of assurance services. Assurance services मतलब क्या? Assurance क्या होता है? गारंटी. ठीक है, तो सिर्फ ऑडिट करना नहीं होता, और मैंने जैसे बोला दूसरे टाइप के भी ऑडिट, दूसरे टाइप के भी सर्विसेज जो भी सीए वो देता है, जैसे इंटरनल होता है, इंटरनल ऑडिट होता है या स्टॉक ऑडिट होता है. ठीक है, या फिर जैसे तुम बैंक में जाते हो तो वहाँ पे जैसे कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए तुम्हें लोन चाहिए. ठीक है, तो बैंक बोलती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा आगे क्या प्रॉफिट होने वाला है वो हमको दिखाओ, या आगे तुम्हारी पोजीशन क्या होगी फाइनेंशियल, कितने एसेट तुम इससे खरीदोगे, कितना प्रॉफिट तुम कमाओगे, हम लोन देंगे तो तुम्हें इसका कितना फायदा होगा, कितने तुम सेल्स जनरेट करोगे. तो ये सब कुछ भी हमको बताना पड़ता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ता है, इसको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो सिर्फ अश्योरेंस टाइप में ये ऑडिट नहीं आता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें. ठीक है, वो आगे बढ़ना. स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको हाईलाइट कर लेना. ठीक है, Standard ensure carrying out of audit against established benchmark at par with global practices. ये एक benchmark है जिससे हम all over इंडिया या all over वर्ल्ड हम ऑडिट करते हैं, एक सेम यूनिफॉर्म प्रैक्टिस दी है. ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, improve quality of financial reporting, thereby helping users to make diligent decision, जो अभी मैंने पूरी कहानी तुमको बताई इंडिपेंडेंट. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट फॉलोइंग दीज रूल्स. सेम यूनिफॉर्मिटी जो अभी तुमने पॉइंट बताया. ठीक है, सिंपल है. के बाद स्टैंडर्ड इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल. मतलब क्या बोला है उसने कि तुम्हें क्या क्या नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत है, क्या किस किस लॉ तुमको पता होना चाहिए, या क्या क्या, अगर जैसे उसमें बताया कि कोई भी बिजनेस में ऑडिट करने से पहले उस बिजनेस का पूरा ज्ञान लेना तुम्हें जरूरी है. ठीक है, ये ऐसे नहीं कि तुम उठ के चले गए मेरे को तो सीए, मैं तो सीए हूँ मुझे सब आता है, नहीं. वो क्या बिजनेस करता है, फिर उसकी क्या, उसको क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज एप्लीकेबल है, उसके मार्केट में क्या पोजीशन है, मार्केट में क्या उसके मार्केट मतलब मार्केट प्राइस, उसके प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या है, जनरली उस टाइप की कंपनीज दूसरी कंपनीज कैसे वर्क करती है. तो ये सारी चीजें तुम्हें ऑडिट पे जाने से पहले पता होनी चाहिए. ये कौन बोल रहा है, स्टैंडर्ड. ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि तुमको प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल भी मतलब वो भी तुम्हें आना चाहिए, स्टैंडर्ड्स बता. ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड इंश्योर्स ऑडिट क्वालिटी. सेम. डन, पर्पस समझ में आ गया, सिंपल है. उसके बाद अब आते हैं ऑडिटर की क्या ड्यूटी. ये थोड़ा सा कभी कभी तुम्हारा जो केस बेस्ड स्टडी उसमें यूज होता है कि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए तो तुम्हें क्या करना. ठीक है, it is the duty of professional accountants to see that standards are followed in engagement undertaken by them. फॉलो हो रहे हैं या नहीं. ठीक है, ordinarily these are to be followed by professional accountants. However, a situation may arise when a specific procedure as required in standards would be ineffective in a particular engagement. क्या बोला है, अगर स्टैंडर्ड कभी कभी ऐसा है कि इनइफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट हो जाते हैं, मतलब उसमें अगर कोई पर्टिकुलर चीज बोली है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा एक ऐसे जिसमें तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऑडिट के टाइम पे वो सब बताया, मतलब तुम किस तरह से ऑडिट को प्लान कर रहे हो. ठीक है, क्या क्या तुम चेक करते वक्त प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो, किस किस से पूछ रहे हो, इंक्वायरीज ले रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो, सबकी लिस्ट तुम्हें मतलब जमा करके रखनी पड़ती है, सारा डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें करके रखना पड़ता है. तुम भी ऑडिट करने जाओगे तो तुम्हें सर बोलेंगे कि तुमने पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर पूरा तुम्हारे पास होना चाहिए. ठीक है, उसके प्रॉपर साइन होने चाहिए, फिर कितने लोगों को तुमने अपॉइंट किया था, ठीक है, किसको क्या वर्क अलॉट किया था, उसने क्या काम किया, उसने क्या डॉक्यूमेंट जमा किए, ये सब कुछ तुम्हें लिख के रखना पड़ता है. ठीक है, तो उसने क्या बोला है, बट हो सकता है कि कभी कभी कुछ कुछ तुम फॉलो ना कर पाओ. सपोज अगर उसने बोला है कि तुम्हें असेट से रिलेटेड ये चीजें जमा करनी, ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होने चाहिए, या मैनेजमेंट अगर तुम्हें कोई कैलकुलेशन बताए, तो डेप्रिसिएशन वगैरह जनरली मैनेजमेंट बताता है. ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन उन्होंने क्या किया वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम्हें मैनेजमेंट से मांगना. ठीक है, बट हो सकता है मैनेजमेंट तुम्हें ना दे, जरूरी नहीं ना, तुम उसके गला पकड़ के तो हर चीज नहीं ले सकते है ना, हो सकता है वो तुम्हें ना ले. तो उसने वही बोला कि हो सकता है कभी कभी स्पेसिफिक प्रोसीजर तुम ना भी फॉलो कर पाओ.
क्या लिखा है? Arise when a specific procedure as required in standards would be ineffective in a particular engagement. In such a case, he is required. अभी important चीज है कि जब स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है तो क्या करना है. In such a case, he is required to document how alternative procedures performed achieve the purpose of required procedure. मतलब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तुम्हें मैनेजमेंट से लेना था, है ना, उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस अब तुम्हारा पर्पस क्या है? मैनेजमेंट से झगड़ा करना पर्पस है क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सही है कि नहीं ये जानना पर्पस है, ठीक है. मैनेजमेंट नहीं दे रही, तुम खुद कैलकुलेट करो ये कैसे निकाला, या फिर इसको कैसे निकाला जा सकता था, ये फीफो से निकाला है, लीफो से निकाला है, कैसे निकाला है, या और कोई दूसरी डॉक्यूमेंटेशन है क्या, जो असेट का सपोज असेट की हिस्ट्री क्या है, या पहले वो लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, ठीक है. तो दूसरे वे से बोलने का मतलब क्या है कि दूसरे वे से, दूसरे ऑल्टरनेट प्रोसीजर तुमने क्या ऐसी परफॉर्म की जिससे तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो, ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया कि भाई नहीं करना है तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको दूसरी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करके उसको सॉल्व करना है, तुमको पता लगाना है कि क्या सही है. हाँ मतलब हाँ नहीं 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 देख, मैनेजमेंट कर रही है नहीं कर रही है ये हम उसका नीचे हम नोट्स लिखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, मैनेजमेंट ये कर रही है कि नहीं कर रही है. डेप्रिसिएशन सही है कि नहीं हमको ही चेक करना, वैल्यू चेक करना है. मैनेजमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है वो स्टैंडर्ड नहीं है, हमको वैल्यू चेक करनी है कि जो भी बैलेंस, क्योंकि जो भी यूजर्स है वो वैल्यू देख रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है उनको कोई लेना देना नहीं, वो तो वो फिगर्स पे भरोसा कर रहे हैं ना. प्रॉफिट 10 लाख दिख रहा है तो इज इट 10 लाख, कि वो 1 लाख की और मैनेजमेंट जबरदस्ती का 10 लाख दिखा रही है, तो उसके लिए एक एक फिगर तुमको चेक करना जरूरी है. फिर मैनेजमेंट दे कि ना, हाँ इफ इट इज इम्पॉसिबल टू चेक, जैसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है फ्रॉड करने में, कि सारे एंट्रीज हेरा फेरी करने में या फेक बिल्स पास करने में, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि तुम इन डेप्थ जाके पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे ना, हम उसका सर्च नहीं कर रहे, तोड़फाड़ नहीं कर सकते. बट एक ऊपर ऊपर हमें अगर दिख रहा है कि नहीं पिछले बार डेप्रिसिएशन 10 लाख था और इस बार कोई एसेट तुमने खरीदी नहीं है, पर वो एकदम बढ़ के सपोज 15 लाख हो गया या 20 लाख हो गया, या इन्होंने कम कर दिया है गलती से, एंट्रीज गलत हो सकती है ना, तो इन्होंने गलती से 5 लाख कर दिया तो प्रॉफिट इनका बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये तो तुमको अपेरेंटली दिख रहा है ना, तो ये तुम्हें चेक मतलब ये तुम्हें नोटिस करना देखना जरूरी है, ठीक है. इसके बाद क्या लिखा है? In such a case, is required to document how alternative procedure perform achieve the purpose of required procedure. Also, reason for departure has also to be documented unless it is clear. ये भी important point. क्या लिखा है कि तुमने वो प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं की, इसका रीजन भी तुमको ही लिखना है कि मैनेजमेंट ने हमको ये नहीं दिया. हाँ, डिपार्चर मतलब कि जो फॉलो करना था वो फॉलो नहीं किया, डिपार्चर मतलब जो करना था उससे तुम परे कुछ कर दिया. तो स्टैंडर्ड फॉलो करना था, मैनेजमेंट से पूछना था, तुम वो नहीं कर पाए, तुमने ऑल्टरनेटिवली चेक किया, तो क्यों नहीं की वो प्रोसीजर फॉलो, कौन सी जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई, क्यों, हाँ जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई है वो प्रोसीजर तुमने क्यों फॉलो नहीं की वो भी लिखना है, और कौन सी प्रोसीजर फॉलो की वो भी लिखना है. तो तुम अपने तरफ से पूरा क्लियर रहना पड़ता है कि हमने क्या किया, हमको क्या सपोर्ट मिला नहीं मिला, सब कुछ तुम्हें लिखना है, ठीक है. और नेक्स्ट क्या लिखा है? फर्दर हिज, ये तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर, ठीक है. और एक पॉइंट पढ़ लेते फिर. डिपार्चर मतलब नॉट फॉलोइंग द लॉ, बेसिकली डिपार्चर इज नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट फॉलोइंग द लॉ. हाँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हमने वो नहीं किया तो दूसरा कुछ भी नहीं किया ना, हमने दूसरी चीज को की ना. डिफॉल्ट मतलब हमने गलत कर दिया, तो गलत नहीं ना, वो हमने सिर्फ फॉलो नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजन, ठीक है. नॉट फॉलो लिख दिया.
डिस्कनेक्ट हो गया? आगे ठीक है, इतना समझ गया? ये तीनों चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जब भी तुम्हें केस स्टडी आएगी तो ये थोड़ा सा इसका रेफरेंस तुम्हें देना पड़ता है। और नेक्स्ट क्या बोला है, ये चारों पॉइंट अपन एक बार रिपीट कर लेंगे, एक बार नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट अ मेयर डिस्क्लोजर इन हिज रिपोर्ट does not absolve a professional accountant from complying with applicable standards। मतलब क्या है, देखो पहला उसने क्या बोला कि तुम्हें तो स्टैंडर्ड फॉलो करने ही है, ठीक है। दूसरा, कोई ऐसा रीजन है जिससे तुम बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें छोड़ नहीं देना है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करके भी खत्म नहीं हो जाती बात, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना है कि हमने क्यों वो प्रोसीजर फॉलो नहीं, डिपार्चर, हाँ, रीजन फॉर डिपार्चर, क्यों फॉलो नहीं की, ठीक है। और इसको एक सीरियसनेस देने के लिए ऐसा नहीं कि भाई मैनेजमेंट नहीं दे रही, हाँ छोड़ दो, दूसरी फॉलो करो, खत्म करो, डिस्क्लोजर करो, खत्म। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि तुम स्टैंडर्ड ही फॉलो करो। इसीलिए लास्ट वाला सेंटेंस दिया है कि सिर्फ मेरा डिस्क्लोजर कर देना और बस मेरा काम खत्म है, तो डिस्क्लोज कर दिया तो एवरी टाइम मैं अलग अलग प्रोसीजर ही फॉलो करूंगी। ये प्रोसीजर फॉलो करना इजी नहीं है, मतलब ये जो भी स्टैंडर्ड है उसमें जो भी प्रोसीजर्स दिए वो फॉलो करना हार्ड है, तो मैं छोड़ दिया और मैंने कुछ और रीजन लिख दिया और दूसरी प्रोसीजर जो इजी वाली है या उससे इतना कंफर्मेशन नहीं मिलेगा वो प्रोसीजर फॉलो करके आगे बढ़ गई। एवरी टाइम मैं अपने कन्वीनियंस के लिए कर ही सकती हूँ। इसीलिए ये आखिरी वाला सेंटेंस दिया कि हर बार डिस्क्लोजर दे देने से तुम फ्री नहीं हो जाते। यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू मेक योर बेस्ट कि तुम स्टैंडर्ड्स की जो भी प्रोसीजर है फॉलो करो, ठीक है। तो चारों चीजें समझ में आ गई। इसमें क्या बोला, सबसे पहला क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉलो करने ही, यहाँ पे अपन लिख देते हैं। पहला क्या है, पहला इज स्टैंडर्ड फॉलो करने ही, दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, तीसरा रीजन फॉर डिपार्चर, चौथा mere disclosure is not enough। तो कोई भी ऐसी केस स्टडी आती है जिसमें स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे होता है, दो तीन, ऐसा जरूरी नहीं है ऑडिट में कि तुमको पर्टिकुलर वही चैप्टर से वही क्वेश्चन उतना ही बस लिखना है, कभी भी आजू बाजू की चीजें भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। इट्स अ थियरी, इट्स अ ओवरऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज है कि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लियरली उसमें लिखा होता है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, या तुम्हें पता रहता है कि ये स्टैंडर्ड में ये लिखा था तो बट वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये तीन चार सेंटेंस उसमें डाल, ठीक है। चलो क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा समझा तो ठीक, क्योंकि ये सिर्फ स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन कि कौन से स्टैंडर्ड्स तुमको है या उसमें क्या क्या है बेसिकली, जितने हुए उतने, क्योंकि क्या है, कैसे है, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि याद करो, अच्छी बात है, बट अगर तुम्हें कंफर्म नहीं है तो मत लो, क्योंकि कैसे वो पहले ही इंस्टेंट में गलत इंप्रेशन डालते हैं कि यार गलत लिख दिया इसने, स्टैंडर्ड गलत या सेक्शन गलत, तो आगे पढ़ेगा ही। तो बेटर है कि तुम एक तो याद करो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही इंप्रेशन पड़ता है, पर अगर वो गलत हो गया तो वो तुम्हारे बाकी सही को पूरा गलत करता है। हाँ, उसमें तो करना है, क्योंकि कुछ कुछ में सेक्शन, जैसे टैक्स में सेक्शन याद करने ही पड़ते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सेक्शन से ही पूछ लेते हैं, सब उसका वर्डिंग नहीं देते, तो वो टाइम पे ठीक है,
बट जनरली फिर कैसा है वो उतना फिर तुमको याद करना पड़ता है सेक्शन वाइज कि क्या सेक्शन है उसमें क्या लिखा होगा। ठीक है, याद करना है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो गलत मत लिखना। ठीक है, चलो अभी 1 2 3 4 और 5 कैटेगरी में स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया, उसका हर एक में उसका पर्पज है इसलिए कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें क्या दिया है, standards on quality control have been issued to establish standards and provide guidance regarding firm's responsibility for its system of quality control। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, फर्म मतलब नहीं, फर्म मतलब यहाँ पे सीए फर्म की बात चल रही है। ये जो भी स्टैंडर्ड्स है ये सीए को अप्लीकेबल है, सीए को फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार्ट क्या हो रहा है, तुम कितने सही हो, तुम मतलब सीए फर्म जो ऑडिट कर रहे हैं। हाँ सीए का सीए, हाँ वो तो जो भी जिसको एक्ट लगता हो कंपनी तो कंपनीज एक्ट है वो सब वहाँ की बात है। ठीक है, ये सब अपने को लागू होता है। करेक्ट, क्या बोला है, फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सीए फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तुम जब भी ऑडिट पे जा रहे हो तुम किसी को भी भेज देते हो क्या, क्लर्क को जिसको आता है नहीं आता है उसको भेज देते हो क्या, नहीं। तो उसने वही बोला है कि इसमें क्या दिया है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी, कि तुम अपनी तरफ से बेस्ट काम करो, जो भी ऑडिट कर रहे हो, जो भी तुम असाइनमेंट ले रहे हो, कैसे बेस्ट काम करोगे, जो भी तुम्हारे आर्टिकल्स है तुम उसको गाइड करोगे टाइम टू टाइम। उनको तो 4 चीजें पहले आनी चाहिए, वो तो क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो काम कर सके, क्वालिफाइड मतलब सीए नहीं ऑफ कोर्स, पर उनको वो ज्ञान होना चाहिए, सीए की पढ़ाई उन्होंने की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो भी तुम काम करोगे उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधा पट्टा काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो कुछ पता नहीं है, जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया कौन काम कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, वर्क अलोकेशन क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने एक काम किया तो मुझे किसको रिपोर्ट करना है। हो सकता है बड़े बड़े बिग फोर है, बिग फोर तुमने सुना होगा ना, उसमें लेवल्स होते हैं ना, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि अभी छोटे वाले सीए फॉर्म में तो डायरेक्ट सर को रिपोर्ट होता है। ठीक है, या फिर जूनियर है तो वो पहले सीनियर को रिपोर्ट करता है, तो किसको किसको रिपोर्ट करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने क्या काम करना है, ये सब कुछ मैं डॉक्यूमेंट करके रखना है। ठीक है, प्लस अगर तुम जैसे असेट वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, तो असेट के इनवॉइसेस अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई नया खरीदा हुआ है असेट, तो उसका इनवॉइस तुम्हें उसकी कॉपी अपने पास रखनी है कि भाई ये इनवॉइसेस का इतना ये ऐड हुआ है करके। ठीक है, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट है उसकी एक कॉपी रखो कि ये रेंट सही से हमने देखा था, कैलकुलेट किया था तो सही था, जितना होना चाहिए उतना, तो उसकी कॉपी। ये सब डॉक्यूमेंटेशन है कि तुमने जो जो चेक किया उसका तुम्हें कॉपी अपने पास रखा है। ठीक है, तो एसक्यूसी क्या बताता है, यही सब चीजें बताता है कि तुम अपने तरफ से सेफ हो जाओ, उसके लिए तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करने चाहिए, किस तरह से तुमको ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारा कोई भी एरिया छूटे ना। ऐसा नहीं कि तुम ऑडिट प्लान कर रहे हो तुम्हारा कैश ही छूट गया, या एक मेन एरिया है जिसमें फ्रॉड हो सकता है, असेट है या लाइबिलिटी है, कोई भी एरिया तुम्हारा छूट गया, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिससे तुम्हारे सारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेड्स है वो तुम्हारे सारे अच्छे से कवर। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या बोलता है एसक्यूसी, कि तुमने कितने सही से प्रैक्टिस करनी है, तुमने कितने सही से उसको ऑडिट करना है। क्या लिखा है नेक्स्ट में, एसक्यूसी हैज बीन इशूड इन दिस रिगार्ड, इट रिक्वायर्स ऑडिटर और प्रैक्टिशनर टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सो दैट फर्म एंड इट्स पर्सोनल मतलब असिस्टेंट, जो भी आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं, comply with professional standards and regulatory and legal requirements and report issued are appropriate। मतलब कोई भी किसी भी एंगल से तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो बोलेंगे ना मैम इसने तो गलत किया, ये सही ऑडिटर नहीं है या हमारी कोई गलती नहीं है, ये इसके ऑडिट सिस्टम से कुछ आता नहीं, इसने किसी को भी भेज दिया है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जो भी तुम्हारे फॉर्म तुम्हारे पर्सन जो भी तुम्हारे असिस्टेंट है वो उतने क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, लास्ट सेंटेंस क्या बोला है, एसए एसआरई एसएई और एसआरएस मतलब ये नीचे अभी जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, engagement standards, and SQC are to be applied for all services covered in engagement standards। मतलब क्या बोला है,
ये जो तुम क्वालिटी मेंटेन करने वाले हो, टाइम में मेंटेन करोगे, ऑडिट में करोगे, ऑडिट में क्या करोगे, प्रोसीजर्स करोगे, प्रोसीजर क्या लिखिए, इन सब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें लिखी है वो तुमको प्रॉपरली विथ क्वालिटी मतलब अच्छे से करनी है, ऐसा नहीं कि उसमें तुम्हें फ्रॉड करना है या उसमें तुम्हें कोई भी घपलेबाजी करनी है। तो इसका ख्याल एसक्यूसी रखता है, ठीक है, इसके रूल्स एसक्यूसी बताता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे क्वालिटी मतलब जो भी तुम्हारे असिस्टेंट्स हैं उनको क्या क्या उनका प्रोफेशनल होना चाहिए, तुम्हें बेसिकली जो एसक्यूसी वन ही अप्लीकेबल है, फिर बाकी के अभी अप्लीकेशन एसक्यूसी वन लिखा है, देखो फिलहाल तुम्हें एक ही एसक्यूसी एप्लीकेबल है जिसमें यही बेसिक चीजें लिखी हुई है कि तुम्हें क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, या तुम्हें नहीं चैप्टर नहीं, ये ओवरऑल तुम्हें पूरे चैप्टर में डिवाइडेड मिलेगा तुम्हें, से पर्टिकुलर एसक्यूसी वन। हाँ ये तुम्हें पर्टिकुलर ऐसे मिलेंगे, बट चैप्टर में वो इंक्लूडेड रहते हैं, उसमें अलग से तुम्हें सिर्फ रिवीजन, हम जब एंड पूरा हो जाएगा तो हम जब रिवाइज करें कैसे चैप्टर से ही ऐसे बन मतलब जो भी ये ऐसे सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है उससे ही चैप्टर्स बने हुए हैं बेसिकली। उसमें जो जब तुम अलग से उसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें वही दिखेगा जो अभी हम लोग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर्स में थोड़ा बहुत एडिशन, क्योंकि मेन स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड से ही पूरा ऑडिट बना हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड से ही पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, सिर्फ चैप्टर में 4 चीजें एडिशन है, इसलिए हम चैप्टर्स पहले पढ़ते हैं कि पूरा ओवरऑल पढ़ लिया और फिर स्टैंडर्ड सिर्फ हम लोग शॉर्ट नोट से रिवाइज करें और उनको बाद में रखेंगे, ठीक है। एंड में अपन से उसको एक फटाफट रिवाइज करेंगे तो तुमको ही दिख जाएगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, तो एक ही चीज वही तो है ना। अभी तो मेन गेम चालू हो, ऑडिट में यही सबसे बड़ा मेन गेम है कि तुमको सब कुछ सेम ही लगता है लिखने में, मेन गेम वही चालू होता है, इसलिए बहुत ऑडिट में हो गया। अभी जैसे सर ने उस बताया आईटी वाला सब्जेक्ट, उसमें तो क्वेश्चन भी लर्न करने पड़ते थे, क्योंकि क्वेश्चन किसका आंसर क्या है वो भी नहीं पता रहता था, इतना वो कंफ्यूजिंग रहता था और सेम 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 सेम। तो इसमें भी सेम चीज वही है, इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं उसको क्या आंसर करना है, इससे मेन इसमें क्वेश्चन ही होता है, बाकी थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम्हें लगने ही वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें क्या होता है, जो मेन ऑडिट हम करते हैं, ठीक है, किसका ऑडिट करते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पास्ट ईयर्स की नहीं, हिस्टोरिकल मतलब जो हो चुका है ऑफ कोर्स, ठीक है। हम ऑडिट कब करते हैं, ईयर एंड के बाद, मार्च के बाद, ठीक है। तो सितंबर में करते हैं साइन वाइन, उसके पहले तो हो चुका है ना, तो जो अप्रैल टू मार्च है उस साल की बैलेंस शीट को हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, पास्ट ईयर हो कि नहीं, पास्ट ईयर तो है ही, पर हम ऑडिट पास्ट ईयर के बैलेंस शीट का करते हैं। हाँ पिछले साल हो गया ना, वो चीज हो गई, खत्म हो गई, वो हम सितंबर में बैठे, मार्च में वो खत्म हो गया है ना। तो ऐसा नहीं कि हम पिछले 10 सालों की ऑडिट कर रहे हैं, हम तो पिछले साल का ही ऑडिट कर रहे हैं ना, ठीक है। क्या बोला है कि ऐसे किसको लगता है जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, ठीक है। विच इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो वो रीजनेबल होता है, दैट इज नॉट यहाँ पे 100% कंफर्म ना हो, करेक्ट, रीजनेबल 80%, करेक्ट। रीजनेबल का मतलब क्या होता है कि जितना हमने देखा वो सही, हाँ 80% 90% हम बोल सकते हैं सही है, मैं 100% गारंटी नहीं दे सकती, वो क्यों नहीं दे सकती है अपन लिमिटेशन में, ठीक है। उसका मतलब तुम्हें रीजनेबल क्यों है वो समझना है, रीजनेबल, हाँ सो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे से क्या आता है, रीजनेबल अश्योरेंस। अगर तुम ऐसे के अकॉर्डिंगली ऑडिट करते हो तो तुम्हें रीजनेबल मोटा मोटा अश्योरेंस दे सकते हैं। एंगेजमेंट मतलब काम, वर्क असाइनमेंट, हाँ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जिसमें तुम मोटा मोटा अश्योरेंस दे सकते हो ऐसा काम, एंगेजमेंट का मतलब ऑडिटिव बोल सकते हो। Its objective is reduction in assurance engagement risk to an acceptably low level in circumstances of the engagement.
क्या बोला है? अश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क क्या होगी? हाँ, रिड्यूस। पर अश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क का मतलब क्या है? क्या रिस्क है उसमें? रिस्क क्या है कि तुमने जो बोला हो सकता है वो सही ना हो, ना, दैट इज अ रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है? अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने इतनी अश्योरेंस दे दिया कि भाई ये जो मैंने लिखा है वो सही है, ठीक है, ये जो मैंने देखा वो सही है, या मैंने कोई ओपिनियन फॉर्म किया है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो ये मेरे हिसाब से सही है। रिस्क क्या है कि हो सकता है मैंने कोई क्लीन शीट दी हो बट उसमें फ्रॉड हो, बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो या बहुत बड़ा फ्रॉड हो, क्योंकि मैनेजमेंट अगर उस लेवल पे काम कर, मैनेजमेंट ऊपर से फ्रॉड कर रही है, वो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग से हो सकता है सेल्स के फेक बिल्स बना रही है, परचेज के फेक बिल्स बना रही है। मैं इन डिटेल उस डॉक्यूमेंट का नहीं कर सकती ना कि वो कितना ज्यादा ओरिजिनल है। मैं ऊपर ऊपर चेक करूंगी, मेरे असिस्टेंट ऊपर ऊपर चेक करेंगे, बट कितना डीप में घुसना, क्योंकि हमें हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं है ना एक कंपनी का ऑडिट करने की, वी हैव लिमिटेड टाइम, तो सब कुछ ध्यान में रख के हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या बोला है, ये चीज कम से कम होनी चाहिए, ये ऐसे का ऑब्जेक्टिव है। अगर तुम ऐसे फॉलो करोगे तो ये रिस्क तुम्हारी कम होगी, मतलब तुम अच्छे से चेकिंग करोगे अगर तुम स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल दिए, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अब रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। रिव्यू ऑडिट से थोड़ा सा ऊपर आता है, ऑडिट उससे नीचे आता है। ऑडिट में इन डेप्थ होता है, रिव्यूज जस्ट ऊपर ऊपर चेक कर लिया, बैलेंस शीट देख लिया, यहाँ ऊपर क्या हेडिंग्स है, ठीक है, इसमें से दो तीन देख लिए बस, दैट इज रिव्यू। ऑडिट में तुम एक एक चीज चेक करते हो, एक एक बिल चेक करते हो, रिव्यू में ऐसा नहीं, ठीक है। क्या लिखा है? These standards apply in review of historical financial statement, which is limited assurance engagement. दोनों में क्या फर्क है? ऐसे क्या देता है? ऐसे क्या देता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। क्या देता है? रीजनेबल मतलब 80-90%, है ना। SRE दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट क्या देता है? लिमिटेड अश्योरेंस देता है। दोनों में फर्क दिख रहा है? लिमिटेड अश्योरेंस मतलब कि उसमें बहुत ही रीजनेबल 80-90% का तो सवाल ही नहीं आता कि तुमने जस्ट ऊपर बैलेंस शीट देखी है, तुम्हें क्या ही पता, उससे भी कम 30-40%। नीचे लिखा ही है, इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कंपेयर टू ऑडिट, है ना, क्योंकि उसमें पूरा इंडेप्थ प्रोसीजर्स नहीं करते। और इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अश्योरेंस एंगेजमेंट के रिस्क को कम करे। ऑफ कोर्स सबका रिस्क कम करने का ही एजेंडा रहता है, ठीक है। तो रिव्यू और इसमें फर्क समझ में आया। ऑडिट क्या है? हम इनडेप्थ करते हैं, उसके बाद भी हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, ठीक है। रिव्यू में हम ऊपर ऊपर देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोई बड़ी कंपनी होती है, वो साल के बीच में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करवाती है कि हम हमारे जो भी अकाउंटेंट्स है या जो भी बैलेंस शीट बना रहे हैं हमारी कंपनी में, तो वो भी साल के हाफ में सपोज कोई सीए को बुलाएंगे, या जो भी इंटर इंटर मतलब जो अपॉइंट होते हैं ना सीए, कंपनीज में भी जो सीए अपॉइंट होते हैं ना, तो उनसे वो ऊपर ऊपर बैलेंस शीट चेक करवाते हैं कि जो भी बनी है वो सही से है कि नहीं, वो तुम चेक करो, ठीक है। सो दैट इज अ रिव्यू। नीचे देखो एग्जाम्पल लिखा है, कौन से एसआरई है 2400 में, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ सेंटेंसेस ऐड करने पड़ते हैं कि हमने ये चेक नहीं किया है, हमने ये चेक किया है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स डालने पड़ते हैं कि हमने ये चेक किया है, ताकि ऐसा ना लगे सामने वाले को देख के इसने तो सब चेक किया है, अगर इसने ग्रीन शीट दी है इसका मतलब सब कुछ सही, जबकि तुमने तो ऊपर ऊपर देखा है ना, तो यू हैव टू मेंशन इट कि मैंने ये सब कुछ पूरा चेक नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा चेक किया, ठीक है। ये सब गाइडलाइंस उस स्टैंडर्ड्स में। और एग्जाम्पल क्या दिया है? रिव्यू ऑफ इंटेरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी। इंटेरियम मतलब साल के बीच वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या लिखा है? These standards apply in assurance engagement dealing with subject matters other than historical financial statement. ऊपर दोनों क्या थे? हिस्टोरिकल से रिलेटेड,
ठीक है। अश्योरेंस स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल को छोड़ के दूसरी चीजों से रिलेटेड है। अब दूसरी छोड़ के का मतलब क्या बना? नीचे एग्जाम्पल दिए थे। 3400 में क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? फ्यूचर बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे हम लोन लेने जाते हैं, मैंने बोला किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने जाते हैं तो फ्यूचर में उसका क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स क्या होगा, क्या असेट तुम खरीदोगे, हमारे लोन देने से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सब कुछ तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना के देना पड़ता है। ठीक है, दैट इज, पर हुआ नहीं है तो इट कैन नॉट बी हिस्टोरिकल, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो वो कैसे बनानी है, उस टाइम पे कैसे डिस्क्लोजर्स देने हैं, ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट में। ठीक है, एंड लास्ट standards on related services. These standards apply in engagements to perform agreed upon procedures regarding financial information. अब इसमें और बाकियों में क्या फर्क है? बाकी की बात, बाकी के लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और हम मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट चेक हो, पूरा बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ रेवेन्यू या सिर्फ सेल्स या फिर सिर्फ सैलरी, सिर्फ जो भी एम्प्लॉयमेंट पेरोल की शीट होती है बस उतना ही चेक, पूरा हमको चेक नहीं करना है। ठीक है, तो वो आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। उसको क्या बोलते हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि पैसे से रिलेटेड कोई भी बात होगी, तो कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी पैसे से रिलेटेड बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का फर्क समझा? ठीक है, तो उसने क्या बोला है? टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो मैनेजमेंट के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट होगा कि हमको ये वाला चेक कराना है, वो वाला चेक कराना है, तो उसके रिलेटेड ये स्टैंडर्ड। ये तुम्हें लिखना नहीं पड़ता है, डोंट वरी, ये सिर्फ समझने के लिए। जब तुम वो ऐसा, अभी ये तो अभी तुमको नहीं है फाइनल में वगैरह, ठीक है, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता तो होना चाहिए ना एसआरए में क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैं तुमको सिर्फ नॉलेज दे। हाँ हाँ हाँ, वही स्टैंडर्ड का इंडेक्स की इसमें क्या कैटेगरी है ना, तो कैटेगरी में किस टाइप के स्टैंडर्ड आते हैं बस उसका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो नीचे लिखा है, it is an engagement to perform agreed upon procedures may require the auditor to perform certain procedures concerning individual items of financial data, जैसे अकाउंट पेबल, अकाउंट मतलब डेटर क्रेडिटर, तो उसने तो सिर्फ इंडिविजुअल आइटम ही चेक होने वाला है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। उस केस में कैसे चेक करना है, क्या डिस्क्लोजर देना है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में लिखा। सिंपल, पांचों समझ में आ गए? ठीक है, चलो एडवांटेजेस लेते और आज देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन नहीं दूंगी, अभी स्टार्ट किया तो क्वेश्चन कैसे दूंगी? ठीक है, 2-3 दिन हम क्वेश्चन नहीं देंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, अपने पेपर्स है उसमें से मैं क्वेश्चन निकालती हूँ, जो पेपर में एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं तुम्हें 2-3 पॉइंट्स पढ़ने के लिए दूंगी, जैसे एडवांटेज हो गया, लिमिटेशंस हो गया, जितना अपन ने पढ़ा उसके 3-4 पॉइंट पढ़ने के लिए दूंगी, और मैं तुम्हें क्वेश्चन सामने से दूंगी, तुम्हें डिसाइड करना है कि जो तुमने पढ़ा उसमें से आंसर क्या है, और वो तुम्हें लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें और एडवांटेजेस दूंगी और उससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन दूंगी, तो तुम्हें तो पता है ना आंसर क्या है। अब इतना बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा पेपर है, सब मिक्स आने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं तुम्हें 4-5 पॉइंट पढ़ने के लिए दूंगी और फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जो तुम्हें यहाँ बैठ के लिखना मेरे साथ। ठीक है, चलो एडवांटेजेस सिंपल है, इसलिए एडवांटेजेस लेके क्या क्या अभी एडवांटेज चालू ही नहीं है, इसलिए बोला जो भी तुम पढ़ेगा ना तुझे ऐसा लगेगा कि सब सेम ही है। हाँ बस, एट द एंड तो ऑडिट ही करना है ना। चलो सिंपल है, ऑडिट क्यों करते हैं? तुम अपने मन से पहले उसको छोड़ दो, ऑडिट क्यों कराते हो ऐसी? फिर
क्या फायदा होगा? स्टेटमेंट को वेरीफाई करके शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना उनको। करेक्ट, वो क्यों करते होंगे? शेयर होल्डर्स को क्या करना है उससे? इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, और क्या होता होगा फायदा शेयर होल्डर्स को छोड़ के? और क्या फायदा है? हाँ, कंपेयर करना है किसी को अलग अलग कंपनी। वो तो शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और क्या ऑडिट के फायदे हैं? कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर, किसको क्या और फायदा हो सकता है ऑडिट से? कंपनी को फायदा होगा कि प्रॉपर्ली जो जा रहा है, मतलब कंपनी प्रॉपर्ली ग्रो हो रहा है कि नहीं। हाँ, वो तो वो खुद ही पता चल सकती है, ऑडिटर की क्या जरूरत है? बाहर वालों को पैसे, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं ना शेयर को, उसको क्या, वो तो अपना इंटरनल करा लें। फ्रॉड तो वो फ्रॉड चेक होता है। करेक्ट। दूसरा, और देख, ये क्या लिखा है? सबसे पहला क्या है जो तुमने बताया? अच्छा, शेयर होल्डर्स को क्यों जरूरत पड़ती किसी की? क्योंकि वो रोज के रोज आके कंपनी नहीं चलाते। ये तुम्हें पता है ना, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है ना? मैनेजमेंट क्या करता है? कंपनी को डेली अफेयर्स उसके संभालता है, क्या परचेज सेल डिसीजन रोज के वो लेता है, ठीक है? और पैसा किसका लगा होता है? ओनर्स का, शेयर होल्डर्स का, ठीक है? अब शेयर होल्डर रोज आके तो नहीं देख सकते क्या चल रहा है, रोज आके बैठ के सेल परचेज वाला तो नहीं कर सकते, ठीक है? उसने क्या लिखा है? शेयर होल्डर्स मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बनाता कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट बनाता है, करेक्ट? As shareholders are owners of the company, they need an independent mechanism so that financial information is qualitative and reliable. It safeguards their interest. ठीक है, जो ऊपर हमने पूरा इंडिपेंडेंस की कहानी सुनी, वो पूरी यहाँ पे अप्लीकेबल होगी। वो समझ गई तो ये पॉइंट इजी, ठीक है? अब उसको तुम कैसे याद रखोगे, कैसे लिखोगे? इसमें मेन चीज यही है कि तुमको ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, ये वाला, ये और ये दो चीज लिखनी ही चाहिए, ठीक है? कि ओनर्स को इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की जरूरत होती है और इसकी वजह से, ऑडिट की वजह से उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मतलब जो हमने अभी इंडिपेंडेंस की पूरी कहानी सुनी, ठीक है? तो जो भी अभी ऑडिट होगा वो अनबायस्ड होके ही होगा। मैकेनिज्म का मतलब है एकदम वो वर्ड पे मत जाओ, मशीनरी चलाने वाला मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं चल रही है। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मतलब कि ऐसा इंडिपेंडेंटली चीजें चेक होने वाली, जो एग्जामिनेशन होगा वो इंडिपेंडेंटली अनबायस्ड होके होगा। मतलब फ्रॉड है तो फ्रॉड बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे, जो सही है वो सही, गलत है वो गलत, सिंपल। हाँ, अनबायस्ड होके सब कुछ बताना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, high quality information. Audited accounts provide high quality information. It gives confidence to users that information on which they are relying is qualitative. कहीं ना कहीं ऊपर के पॉइंट से रिलेटेड है, बट इसमें एक एडिशनल बात क्या है समझने वाली, कि अगर मैनेजमेंट कोई गलती भी कर रहा है, सपोज कैसे समझो इसको, जैसे माल अगर गोडाउन, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, तुम्हारे माल गोडाउन में आ रहा है, ठीक है? उसमें एक प्रोसीजर होती है कि जो भी ट्रक आती है पहले गेट पे रुकती है, वो पूरा उसका नंबर वगैरह नोट करते हैं, कौन आया कैसे आया, ठीक है? फिर वो अंदर जाती है, फिर माल का पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है कि ये माल था, इतनी क्वांटिटी का माल था, इस इनवॉइस के अगेंस्ट ये माल आया है ना? तो पूरा वो अनलोड होने के बाद फिर से एक बार चेक होता है। तो ये सारी प्रोसीजर हर जगह फॉलो होती है जब भी माल अंदर आता है, ठीक है? तो हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ हो, या फिर जैसे अगर ऑडिटर को सब कुछ चेक करना पड़ता है कि क्या प्रोसीजर, तो इंटरनल कंट्रोल्स होता है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इंटरनली कोई भी गड़बड़ ना हो। कर तो इंसान ही रहा है ना, मशीन तो कर नहीं रही है, तो उसको जब तक कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ भी करता जाएगा। माल आया आया, नहीं लिखा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? बट उसकी वजह से क्या होगा कि जब जब तक माल आ रहा है सही से, ठीक है, जिस दिन माल लॉस्ट होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी वजह से ये माल लॉस्ट हुआ, किसने चेक किया, कुछ भी नहीं पता, है ना?
तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या होनी चाहिए कि जो भी वहाँ का मेन बंदा है, जो गोडाउन का जो भी सुपरवाइजर है, उसकी साइन होनी चाहिए, उसके आंखों के नीचे से माल अनलोड होना चाहिए। नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा लेबर आएगा, माल अनलोड हो रहा है, कितना हो रहा है कोई पता नहीं है, कोई उसको लेना देना नहीं है, और उसने माल जाके रख दिया अपने गोडाउन में। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। प्रॉपर सुपरवाइजर उसको इनवॉइस के साथ चेक करेगा कि कितना मंगवाया था माल, सही में उतना आया कि नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर प्रोसीजर है। हो सकता है वो कंपनी में ये प्रोसीजर हो कि वो सुपरवाइजर सिर्फ चेक करता है, डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करता। साइन नहीं करता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऑडिटर क्या उसको बोल सकता है कि यार तू इस पे साइन किया कर, या मैनेजमेंट को बोल सकता है कि आप हर डॉक्यूमेंट पे उस सुपरवाइजर की साइन तो लो, तो ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डाल पाओगे ना उसके ऊपर, तो भी आपको पता चलेगा कि उसकी नजरों के नीचे से गया है या नहीं गया। करेक्ट? तो वो ये क्या हुई, इट्स एडिशनल प्रोसीजर जो ऑडिटर ने बताया। इससे क्या हुआ, क्वालिटी किस चीज की इंप्रूव हुई कि जो भी माल आया वो सही से आया ही नहीं और सुपरवाइजर के आंखों के नीचे से गया है। ये क्वालिटी इंप्रूव हुई मैनेजमेंट की या कंपनी की। नहीं तो माल आ रहा था, जा रहा था, सुपरवाइजर चेक करे नहीं करे उसको पता भी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर फिक्स ही नहीं की गई। बट अब जब ऑडिटर ने बोला कि आप सुपरवाइजर की साइन लो, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स हुई, तो वो और अच्छे से काम करेगा। तो ओवरऑल क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई कि वो ध्यान दे के और काम करेगा, तो कोई भी माल मिसप्लेस नहीं हो, मिसमैनेजमेंट नहीं हो। ठीक है, उस सेंस में उसको हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो। पॉइंट समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, हेल्प इन गवर्नमेंट असिस्टेंस, ये पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, रिलायबिलिटी बाय अदर्स। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सिमिलर है। हेल्प इन गवर्नमेंट असिस्टेंस और एकदम आखिरी देखो रिलायबिलिटी बाय अदर्स। ठीक है, कैसे सेम है कि जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं, बाकी दो लोगों को भी बहुत काम में आता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है बहुत सारी सब्सिडीज देती है, ग्रांट्स देती है। ठीक है, तो वो किसी बेसिस पे देती है कि तुम्हारा प्रॉफिट इतना है क्या, या तुम्हारा, हाँ, पर वो प्रॉफिट सही है कैसे पता चलेगा? ऑडिटर के बेसिस पे, जो ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, उसी तरह आखिरी क्या लिखा है, इट इज रिलाइड बाय लेंडर्स बैंकर्स, तुम्हें लोन दे रहे हैं तुम्हारा प्रॉफिट देख के, तो प्रॉफिट सही है कि नहीं किसके ऊपर भरोसा करेंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, उसने क्या जो आपने पॉइंट बताया, फ्रॉड और एरर चेक होएगा। ठीक है, अब ये दो पॉइंट, ये ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, हेल्प्स रिपोर्ट वीकनेस, जो मैंने अभी बताया कि सुपरवाइजर की साइन नहीं थी, तो क्या था, वो एक प्रोसीजर थी जिससे माल अंदर आ रहा था। ठीक है, ऑडिटर ने क्या किया, उसमें वीकनेस फाइंड की, यार साइन तो लो तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो उसने क्या लिखा है, as an appraisal function, audit reviews the existence and operation of various controls in the organization and report weaknesses and inadequacies। जो मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल, तो हर एक कंट्रोल का वो किस तरह से, वो पहले तो कंट्रोल एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, पहले तो डॉक्यूमेंट बन रहा है कि नहीं, ठीक है, और उसके बाद वो किस तरह से काम हो रहा है, ये सब कुछ ऑडिटर देखता है। और अगर उसमें कोई फ्लॉ होगा, कोई गलती होगी, तो वो भी वो बताता है ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक है, एंड लास्ट इज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग डिफेल्केशन। उन्हें पता है कोई सामने से आके चेक करने वाला है, मैनेजमेंट को इतना टाइम है नहीं, तो नीचे वाले कैशियर ने मस्त हर रोज 1,000 रुपए अपने गले में डाल दिए, है ना, उसको पता है कोई चेक नहीं करने वाला है। और यही ऑडिटर आया, उसने एक रुपया चेक किया कि भाई आज की जितनी कैश है उतनी कैश है कि नहीं है, तो चोरी वहीं पकड़ी है। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी एक डर रहता है कि ऑडिट होने वाला है, सामने वाला आने वाला है, तो मुझे सब कुछ सही से रखना है। सिंपल। सबसे पहला क्या था, हाँ मतलब क्यों जरूरी है, क्योंकि ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की जरूरत है। ये वाला पॉइंट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट में सबसे पहले तुम्हें जो मैंने दो पॉइंट बताए, वो दो पॉइंट तो तुम्हें सबसे पहले तो इतना सिंपल है कि वो, हाँ, कि वो डेली अफेयर्स नहीं चेक कर सकते और वो दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, उनको सही से बताएगा, सिंपल। ठीक है, पॉइंट को ऐसे बहुत एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं, याद तो नहीं रह सकता,
बट एक दो वर्ड्स भी तुमको याद रहे तो फिर तुमको वो क्लिक हो जाए, इसीलिए मैंने ये ऊपर के पॉइंट्स दिए। जरूरी नहीं है कि मेरे जो भी नोट्स में तुमको पॉइंट्स हो तुमको वहां पे भी मिलेगा, वहां पे पूरा पैराग्राफ चलता है, और पैराग्राफ में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए मेरे हर स्किल में पॉइंट लगा रहे। हाँ, हाँ। वो पॉइंट का जो हेडिंग है वो भी तुम याद रख लोगे तो भी तुमको याद है, या फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स लिख दो तुमको और पूरा ही पॉइंट याद है जो ऊपर का हेडिंग है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, पहला क्या था? हाँ, दूसरा हाई क्वालिटी मतलब क्या कि तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो पॉइंट तो छोटा ही है कि वो हाँ उसमें क्वालिटी मेंटेन रहे, वो अच्छे से तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली दे। तीसरा हाँ मतलब क्या है कि तुम्हें लाइसेंस या फिर कोई ग्रांट लेना है तो तुम गवर्नमेंट से इजीली ले सकते हो ड्यू टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा है उसमें देखो, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इशूअर लाइसेंस, है ना, मतलब ग्रांट या लाइसेंस देने से पहले वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है। ठीक है, सिमिलरली तुम नीचे का भी पॉइंट उसके बाद ले लो ताकि तुम्हें याद रहे कि उस गवर्नमेंट की तरह लेंडर और बैंकर्स भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही रिलाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तुमने बताया कि फ्रॉड और एरर डिटेक्ट हो सकता है, सिंपल। फिर उसके बाद ये पॉइंट ले लो कि हाँ मोरल चेक मतलब क्या, हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखे कि वो चोरी ना करे। अभी डिफेलिकेशन एम्बेजलमेंट भी याद नहीं रहा तो भी चलेगा, फ्रॉड लिख देना, फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज, इट कैन चेक ऑन फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज। ठीक है, और लास्ट क्या है, हेल्थ रिपोर्ट वीकनेसेस, मतलब किसका वीकनेस खत्म कर रहा है, मैनेजमेंट का नहीं। ऑडिट हाँ नहीं, ऑडिट में नहीं, कंपनी के प्रोसीजर्स में कोई गलती है तो वो ऑडिट से फाइंड आउट होगी। ये जो मैंने गोडाउन में हाँ ऊपर का वीकनेस पढ़े थे, वो जो पढ़े थे वो स्टैंडर्ड्स है, कंफ्यूज मत करो, वो स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ रहे अपन अभी पढ़ रहे हैं कि ऑडिट के क्या एडवांटेजेस, तो ऑडिट की वजह से क्या क्या होगा। देखो सिंपल, तुम कोई भी ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है, सपोज तुम किसी कंपनी में एज अ ऑडिटर गए, ठीक है, तो उस केस में वो तुम्हें पैसे देने से कुछ तो फायदा होता होगा ना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें चेक कर रही हूँ कि तुम सही से लिख रहे हो कि नहीं, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी क्वालिटी बढ़ रही है, तुम अपने आप को एज अ कंपनी समझो कि ऑडिट की वजह से मेरा क्या फायदा हो रहा है या मुझे क्या उसका प्लस मिल रहा है। हाँ, क्योंकि कोई जब तीसरा आके चेक करता है तो तुम्हें पता चलता है ना तुम्हारा फ्लॉ क्या है। अपनी गलती, जैसे अपन अपने आप को जब तक मिरर में नहीं देखेंगे तब तक अपने आप को पता नहीं चलता ना कोई दाग है कि नहीं, जब तक कोई तीसरा नहीं बताता तब पता चलता। तो ऑडिट भी वैसा ही, जब तक कोई सामने वाला तुम्हें आके, कि वो एक्सपर्ट है उस चीज का, इसीलिए हमें हर फील्ड के सब्जेक्ट के लिए इन्वॉल्व हुआ है, लॉ हो गया, कॉस्ट हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया जो भी कंपनी से रिलेटेड हो, क्योंकि अपने को ओवरऑल कंपनी चेक करनी होती है ना, तो सबका नॉलेज हमें चाहिए, इसीलिए हमारे चीज पे ज्यादा भरोसा किया जाता है क्योंकि हम लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग उसका हर चीज का नॉलेज लेके चलते हैं। हमें पता है क्या कंप्लायंस करने, हमें पता है क्या अकाउंटिंग एंट्री होने वाली है, हमें पता है उसको क्या लॉस लगने वाले हैं, हमें पता है उसको क्या पेनल्टी लगने वाली है, सब कुछ हमको पता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ऊपर जो हमने पढ़ा इट इज स्टैंडर्ड जो ऑडिटर को लगते हैं, कंपनीज को नहीं लगता। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, इट इज कि कंपनी को ऑडिट का क्या फायदा होता है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर।